Hello everyone, hello students. My name is Dr. Bhavna Kanpal and I'm your chemistry faculty, right? So today we are going to discuss a very important topic of chemistry, or you can say a basic concept of chemistry, that is concentration. We are going to discuss. Very important because it has many subparts which we will be discussing, right? So whenever we make any solution, there is a very important thing or the term known as concentration. तो सबसे पहले concentration डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं what is the solution. Solution is made up of two parts. One is solute, other one is solvent, right? It is made up of two parts. One is solute and the other one is solvent. Okay, solute, generally in the solution, solute is present in less amount. This is the basic way of classifying the solute and solvent. And solvent is generally present in more amount, right? Solute is present in less amount and solvent is generally present in more amount. ओके, बट दिस इज नॉट द कंपल्सरी क्राइटेरिया. अगर दोनों 50-50 हैं तो आप उस टाइम पे कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो मैंने एक शुगर सोल्यूशन बनाया. आई हैव मेड वन शुगर सोल्यूशन. तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली. वन इज शुगर, अदर वन इज वाटर, राइट? अब मान लो सपोज मैंने 20 ग्राम शुगर लिया एंड 80 ग्राम वाटर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 20 ग्राम इज सल्यूट बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज सल्यूट एंड विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज अ सॉल्वेंट. आर यू गेटिंग? ओके, बट अगर ऐसा हो जाए शुगर इज 50 ग्राम्स and water is also 50 grams. Okay, then what will happen? If the sugar is 50 gram and water is also 50 gram, then what will happen? At that time जो solution की final state होती है वो solvent कहलाती है. So that's why I told you कि it is not the compulsory criteria कि solvent हमेशा ज्यादा वाला होता है और solute हमेशा कम वाला होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. So जो फाइनल स्टेज या फिर फाइनल स्टेट ऑफ सोल्यूशन जो होती है, ऑफ सोल्यूशन जो होती है बेटा, वो आपकी दैट इज योर सॉल्वेंट. गॉट इट? सो सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, जनरल क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा ही दिया कैसे होता है. अब आते हैं इस टर्म पे विच इज नेम्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. अब सोल्यूशन में इस कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल है? सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन का ये रोल है जो मैंने अभी आपको बताया कि 20 ग्राम शुगर डाला है 80 ग्राम वाटर में, 50 ग्राम शुगर डाला है 50 ग्राम वाटर में. सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सल्यूट के टर्म्स में होता है. तो अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट? Amount of solute dissolved in given amount of solvent is called your concentration term. Getting my point? So concentration हमेशा solute decide करता है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 20 ग्राम और 80 ग्राम वाला केस अगर हम ले लेते हैं और दूसरा केस 50-50 ले लेते हैं, तो इफ आई आस्क यू which solution is more concentrated, तो what you will say बेटा? What you will say? The second solution, if I number them as first and second, the second solution is more concentrated because it has more amount of solute, right? So it has more amount of solute. That's why this is your more concentrated solution. So जो concentration decide होता है वो हमेशा आपका solute करेगा. ठीक है?
तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, when we are talking about the concentration terms, right, whenever we are talking about the concentration terms, there are many ways of representing the concentration. कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और वही तरीके हमने आज डिस्कस करने हैं, ठीक है. देयर आर मेनी वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत तरीके से पूछा जाता है. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब आपका ये है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब ये है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आई एम सॉरी, वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो एक हम ग्रुप ए बना लेंगे और हाँ, यहाँ पे मैं एक ग्रुप बी बना लूंगी, ठीक है. हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट. ग्रुप ए में हम वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं, मींस जिनका रिलेशन वॉल्यूम के साथ होगा, ओके. और ग्रुप बी में I have written group A both at both the places, so I'll make it B. Okay, so group B में हम वो डिस्कस करेंगे जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होते हैं और मास डिपेंडेंट होते हैं, जिनका रिलेशन वॉल्यूम से नहीं होगा, जिनका रिलेशन किससे होगा, आपका मास से होगा, राइट. तो अब कौन से वॉल्यूम डिपेंडेंट है, कौन से आपके वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट. और before proceeding, I'll tell you one more thing which is very important is whatever is volume dependent is temperature dependent also. जो भी concentration term आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट भी डेफिनेटली होगा, ठीक है. क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है विथ चेंज इन टेम्परेचर, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होते हैं, जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होते हैं मींस मास डिपेंडेंट होते हैं, उनका टेम्परेचर से भी कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि आपका जो मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मींस मास डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, ठीक है. तो अब इसमें कौन से पार्ट्स डिस्कस करेंगे, इसमें हम करेंगे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में V बाय V लिखते हैं, V बाय V परसेंट, ठीक है. दूसरा हम डिस्कस करेंगे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में W बाय V लिखते हैं. एंड द थर्ड टॉपिक विच इज temperature dependent, very important if I am saying very important term, and we are going to use it throughout the chemistry. मतलब फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाता है 11th क्लास के और थ्रू आउट 11th 12th, और जब तक हमारे साथ केमिस्ट्री चलती है तब तक ये टर्म हमारे साथ रहता है. एंड द लास्ट वन इज नॉर्मलिटी, राइट. तो ये टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपके वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं और इन सब का रिलेशन वॉल्यूम के साथ होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म्स. इसमें सबसे पहले हम करेंगे परसेंट मास बाय मास या फिर वेट बाय वेट, ओके, जिसको हम शॉर्ट में W बाय W लिखते हैं. ये बहुत जगह आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा. Second term which we will be discussing is mole fraction, right? And the third term which we will be discussing is your molality, again a very important topic, ठीक है. And the last one is your parts per million, parts per million, million,
think there is some problem in writing here, so I will write it somewhere else. So I will write it here. Fourth one, parts per million, एंड शॉर्ट में लिखते हैं ppm. शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं इनको, ppm, राइट. तो ये सारे टर्म्स आपके ऐसे हैं जो आपके वॉल्यूम डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बेसिस पे हम लोग जिनको क्लासिफाई कर सकते, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Everybody getting what I'm trying to explain you? Right. Moving ahead. शुरू करते हैं ग्रुप ए के टर्म्स से. लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए टर्म्स, जिसमें सबसे पहला टर्म हमको कौन सा डिस्कस करना है? विच टर्म विच वी हैव टू डिस्कस? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम V बाय V. ठीक है. ये टर्म तब यूज होता है जब सल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर इन देयर लिक्विड फॉर्म. ठीक है. सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तब हम ये वाला टर्म यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड. जैसे मान लो आपने सपोज इथेनॉल और वाटर मिक्स कर दिया, तो दोनों वॉल्यूम के टर्म्स में आएंगे. तो फॉर्मूला इज वेरी इजी, यू नो. फॉर्मूला इज वेरी इजी. परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जब भी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, राइट, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. And what is this volume of solution? This volume of solution is volume of solute plus solvent करके निकालोगे. वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो जैसे मैंने आपको बताया सॉल्वेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमेशा सल्यूट का होता है, तो न्यूमरेटर में देखो हमेशा आपको सल्यूट ही लिखा दिखाई देगा, राइट. So this term you are going to use when both the components are in their liquid form. Is it clear to everyone? Is it clear? Okay, moving ahead. सेकेंड वाला डिस्कस करते हैं. सेकेंड वाला इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. ओके, सेकेंड वाला टॉपिक इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. इसमें क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग परसेंट वी बाय वी लिखते हैं. तो परसेंट जब भी होगा तो यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाइड बाय, यू नो, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसमें क्या होगा, सल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा. जैसे शुगर वाटर का सोल्यूशन बनाया या सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन बनाया, वैसा. तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और याद रखना, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट जितना होगा उतना ही होगा. सपोज मान लो अगर आपने 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिया 100 ग्राम वाटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ml में. इफ यू टेक 20 ग्राम ऑफ शुगर in 100 ml of water, तो the volume of solution is going to be 100 ml only. शुगर के एडिशन से उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो जाता ना, right? Are you getting my point? It's not going to increase. So volume of solution is nothing but the volume of the solvent only. Okay, is it clear? I hope this is clear to everyone. There is no doubt about it. ठीक है, moving ahead. Very important topic when I'm saying it's molarity. And this term molarity is always represented by capital M. तो कहीं पे भी अगर कैपिटल M लिखा है तो उसका मतलब होता है मोलैरिटी. क्या मतलब होता है उसका? इट्स मीनिंग इज मोलैरिटी. गेटिंग माय पॉइंट? तो मोलैरिटी निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला. हाउ वी कैलकुलेट इट? number of moles of solute upon volume of solution in liters. तो यहाँ पे हमने solute के moles लिए हैं, volume of solution in liters, right?
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होगा। ओके, तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, पता है आप लोगों को? हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे वो निकाले जाते हैं, इसको स्मॉल n भी बोलते हैं हम। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास, जो भी सल्यूट है आपका उसका मास विच विल बी गिवन यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। मोलर मास आप इजीली निकाल सकते हो, उसके जो भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उनका सम कर लो, और इसका रिप्रेजेंटेशन m से किया जाता है। तो मोलैरिटी को मैं n/v भी लिखती हूँ, और यहाँ v में मैं l लगा देती हूँ। l का मतलब होता है लीटर्स में, और मान लो बाय चांस वॉल्यूम लीटर्स में नहीं दिया तो आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। In case you don't want to convert it, what you do, you simply multiply it by 1000। किससे मल्टीप्लाई कर दो? सिंपली उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। Got it everyone? This is very important and I think this is clear to you. अच्छा ये बताओ, what will be the molarity? What will be the molarity? Molarity की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट विल बी, न्यूमरेटर में है मोल्स, डिनोमिनेटर में है लीटर्स, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल M भी लिखते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मोलर, राइट, MOLAR। तो कहीं पे भी लिखा हुआ है 1 मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब है 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड योर मोलैरिटी, राइट। I think it's very clear to you. Next term is normality. Normality. Next term जो हम डिस्कस करेंगे वो है normality. इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन volume of solution in liters, in liters, right? तो अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं NQV, इसको लिखते हैं हम NQV, ठीक है। और अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है NQV, लिख दिया आपने, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर दिया NQV से। ओके, हाउ इट इज कैलकुलेटेड? गिवन वेट बाय equivalent, right? And what is equivalent weight? Again, equivalent weight is molecular weight by n factor. n factor means कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, कितने प्रोटॉन्स लूज किए, दैट इज कॉल्ड योर n factor. So normality को का यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, बोलो? What will be the unit of normality? It will be gram equivalent per liters. It will be gram equivalent per liters, per liter, राइट। तो ये ग्रुप ए के हो गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। ग्रुप बी के वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप इट इज क्लियर टू यू। विल बी कंटिन्यूइंग विद द same topic in the next class. See you all in the next class then. Have a nice day.